सही है। बोर्ड सेट है, ऊपर कर दो। ओके, थैंक यू। सुकमा लैपटॉप को। अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड रेफरेंस पढ़ेंगे आज। सही है। लास्ट टाइम मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तक कराया था। आज हमारा टॉपिक है कैपेसिटर का टॉपिक हमारा चल रहा था। अभी हम एनर्जी ऑफ कैपेसिटर से बात करेंगे। सही है। आज हमारा टॉपिक होगा एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। तो फर्स्ट आपने हेडिंग बनानी है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की। यही कर सही। देखें, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर की बात करते हैं। हमारा टॉपिक है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर। एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में देखें, एक कैपेसिटर है तो बैटरी के पॉजिटिव से ज्वाइन किया हुआ है और इसको बैटरी के नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज है और इसमें नेगेटिव, दरम्यान में डाइलेक्ट्रिक होगा। देखो बच्चों, होता कुछ इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में बेसिकली एनर्जी निकालने का फॉर्मूला, जैसे हम वोल्टेज का फॉर्मूला पढ़ते हैं ना, वोल्टेज वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है, तो वर्क ही एनर्जी है। वर्क क्या है? इसी को अगर मोशन की वजह से होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगा तो पोटेंशियल एनर्जी होंगे। मतलब वर्क ही एनर्जी। जो हमारा वर्क है वही क्या है बेटा? एनर्जी है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि इस कंडीशन में हमारे पास एनर्जी की जो इक्वेशन होगी वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज। अच्छा, चार्ज को स्मॉल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल बास किताब में कैपिटल क्यू से चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, बास किताब में स्मॉल क्यू से। तो उससे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्यू जो है वो चार्ज होता है। बास कंडीशन में कैपिटल क्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, बास कंडीशन में स्मॉल से भी करते हैं, वो कोई मसला नहीं है, क्यू का मतलब चार्ज होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे पास जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय चार्ज है। सुनिएगा, जब कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू करेंगे हम, मतलब मैं कैपेसिटर लेकर आया, अब मैं उसको चार्ज में लगाऊंगा। चार्ज में लगाने से पहले उसके अंदर चार्ज क्या होगा? जीरो। भाई चार्ज में कैपेसिटर मार्केट से लेकर आया, मैं उसको बैटरी के साथ लगाकर चार्ज करूंगा। चार्ज करने से पहले मतलब इनिशियली इनिशियली उसके पास चार्ज क्या होगा? जीरो। मतलब इनिशियली हमारे पास Q की वैल्यू क्या होगी? जीरो। अगर Q जीरो होगा तो इनिशियली एनर्जी भी जीरो होगा। और फाइनली जब फाइनल कंडीशन में जब वो चार्ज Q स्टोर कर लेगा तो उस कंडीशन में E का फॉर्मूला क्या होगा? V Q के बराबर होगा। सही है। अब अगर मैं इनकी एनर्जी निकालूंगा तो एवरेज एनर्जी निकालूंगा, क्योंकि इनिशियल जीरो था और फिर जब उसने चार्ज स्टोर किया तो उस कंडीशन में Q हो गया चार्ज, तो ये एनर्जी इतना हो गया। तो हम जीरो प्लस वी क्यू डिवाइडेड बाई टू। तो किसी कैपेसिटर में एनर्जी निकालने का फॉर्मूला वी क्यू होता है। कैपेसिटर का ये वाला फॉर्मूला है। ये तो नॉर्मली एनर्जी का फॉर्मूला है, लेकिन किसी कैपेसिटर में एनर्जी निकालना चाहे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? हाफ वी क्यू। सही है। क्यू को आप कैपिटल भी लिख सकते हैं या स्मॉल भी लिख सकते हैं। सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ई बराबर होता है हाफ वी क्यू के, क्योंकि इनिशियली चार्ज जीरो होगा तो एनर्जी भी जीरो हो जाएंगे। और फिर उसके बाद आपके पास जब आप उसमें चार्ज स्टोर करेंगे तो वो चार्ज कोई भी नंबर हो सकता है, हमें नहीं पता, तो उस नंबर को हमने क्यू का नाम दिया। तो उस कंडीशन में एनर्जी वी क्यू है। तो एवरेज जब आपने निकाला इन दोनों का तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय टू, तो हमारे पास किसी कैपेसिटर के अंदर एनर्जी निकालने का फॉर्मूला एक तो हमारे पास एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का एक फॉर्मूला ही बन गया। इसके बाद हम सबको पता है कि क्यू सी वी के बराबर होता है। जो हम लोगों ने पहला टॉपिक कैपेसिटर का पढ़ा था उसके मुताबिक जो Q होता है वो CV के बराबर होता है। अब अगर मैं
एक तो फॉर्मूला हमारा फॉर्मूला नंबर 1 ये हो गया। मैं इस चीज को उठाकर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, हाफ, सही है, वी और क्यू की जगह पे सी वी। हमने इस क्यू की जगह पे क्या रखा, सही है, सी वी। तो क्या हो जाएगा, हाफ वी स्क्वायर सी। एक फॉर्मूला ये भी बन गया, सही है, क्यू की जगह पे हमने ये रख लिया। अब मैं यहां से अगर v निकालूं तो v का फॉर्मूला क्या होगा, q अपॉन सी। इस चीज को भी इसमें पुट कर दें इक्वेशन 1 में, तो E बराबर है हाफ, इस v की जगह पे, इस v की जगह पे हम क्या रखेंगे, q अपॉन सी और q। मतलब मैंने इस v की जगह पर क्या रखा, q अपॉन सी। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला और क्या, ये तो दूसरा फॉर्मूला बन गया, और ये तीसरा फॉर्मूला हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। अब मैं आपको बताना ही चाहूंगा यहाँ पे दो बातें हैं। अगर हम यहां से देखें तो एनर्जी और कैपेसिटर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप यहां से देखें तो एनर्जी और कैपेसिटर एक दूसरे के क्या है, इनवर्स है। तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे हैं और एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब लेंगे, इस बात से अगर हमारा सवाल बन जाता है कि एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कैसे लें, एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लें, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा, सुनिएगा। जब सर्किट जब सर्किट आपके पास सीरीज में होगा, सही है, तो जब आपके पास सर्किट पैरेलल होगा, तो पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होता है भाई, पैरेलल में क्योंकि वोल्टेज कांस्टेंट होते हैं तो इसलिए ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सीरीज में क्योंकि चार्ज कांस्टेंट होता है, 1/2 एक कांस्टेंट नंबर है, तो सीरीज में आपके पास क्या हो जाएगा, एनर्जी और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो पैरेलल में एनर्जी कैपेसिटेंस एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे और सीरीज में एक दूसरे के इनवर्स होंगे। जी बातें क्लियर हो गई। देखें, क्योंकि किसी पैरेलल में अगर मैं दो कैपेसिटर को ज्वाइन करेंगे, आप कह रहे हैं पैरेलल और सीरीज वाली बात दोबारा बता दें, तो ये देखें, जब मैं कैपेसिटर को पैरेलल ज्वाइन करूंगा तो इसमें इसका वोल्टेज सेम होता है, मतलब वोल्टेज कांस्टेंट होता है। तो जब आप वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे इस इक्वेशन में, जब वोल्टेज को कांस्टेंट करेंगे तो 1/2 तो कांस्टेंट ही है, तो फिर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे, सी और ई प्रोपोर्शनल होगा। इसी तरीके से सीरीज में क्योंकि चार्ज सेम रहता है, मतलब चार्ज कांस्टेंट होता है। चार्ज सेम से क्या मुराद, सही है, चार्ज क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर मैं चार्ज को कांस्टेंट कर दूं तो 1/2 तो कांस्टेंट है, तो ई और सी क्या होंगे, इनवर्ट। तो यही बात मैं कहना चाह रहा हूं कि सीरीज सर्किट के अंदर आपने इनवर्स का रिलेशन लेना है और पैरेलल सर्किट में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन रखना है। बेटा आपने पूछा है कि फॉर्मूला कब इस्तेमाल करते हैं, तो मैं स्टूडेंट आपको ये बता दूं, अगर आपके पास वोल्टेज और चार्ज दिया हो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालना हो, वोल्टेज चार्ज गिवन हो, इक्वेशन नंबर 1 अप्लाई कर लीजिएगा। अगर आपके पास कैपेसिटेंस वोल्टेज गिवन हो और एनर्जी निकालना हो कैपेसिटर की, तो आप फॉर्मूला नंबर 2 लगाइएगा, सही है। इसी तरीके से अगर आपके पास चार्ज और कैपेसिटेंस गिवन होगा और आपको एनर्जी निकालनी हो, तो इक्वेशन नंबर 3 अप्लाई कर लें। इसी तरीके से अगर हमारे पास रिलेशन की बात की जाए तो पैरेलल में ई और सी प्रोपोर्शनल है, पैरेलल में एनर्जी और कैपेसिटर एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होगा और सीरीज में एनर्जी और कैपेसिटेंस एक दूसरे के इनवर्स होंगे। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई होंगी। सही है बेटा, सैयदा महम, आपने कहा है कि फॉर्मूला कब कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो पहला उस वक्त अप्लाई कीजिएगा जब आपके पास गिवन में, ओके, थैंक यू। अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आप इसको डन कर दीजिएगा, हम आगे चलेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू बेटा। अब हम आगे इसके हवाले से
कुछ पॉइंट और भी डिस्कस कर लेते हैं, सही है, और कुछ मैं बुक में मार्किंग करवाऊंगा, सही है। आप सब बुक अपने पास रखें, सही है, बुक ले आए, और उसके बाद हम बुक में मार्किंग भी कर लेते हैं। इससे जो सवाल अब तक एनटीएस के पेपर में बुक में आ चुका है वो हम डिस्कस करेंगे आज, सही है। तो आप बुक ले लें, जल्दी से बुक अपने पास रखें, उसके बाद हम बुक से भी कुछ बातें डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, बुक से मैं बताऊंगा बेटा, बुक में सबसे पहले हम जो अब तक इस चैप्टर से लाइंस आ गए वो मैं बुक से मार्क करवा देता हूँ, और बाकी स्टूडेंट बुक में फर्दर लाइनिंग मार्क करके मैं पीडीएफ फॉर्म पे फेसबुक के जरिए आपको दूंगा स्टूडेंट, सही है। तो याद रखिएगा, अभी फिलहाल जो है हम, सही है, बुक में मैं वो लाइंस मार्क करा रहा हूँ जो अब तक पेपर में आ चुके हैं। तो देखिएगा, पेज नंबर स्टूडेंट 49 निकालें, पेज नंबर 49 पेज नंबर 49 पे आपको दिख रहा होगा, देखें ये लाइन आपको दिख रहा होगा नीचे जिसपे मार्क हुआ होगा, तो ये 2012 में आया था ये, सही है, 2012 में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है, सही, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन है जो कि आपके पास पेपर में आया है इस तरीके से। तो देखते हैं, हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, इसमें आपके पास लिखा हुआ है कि द टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस, सही है, क्रॉसिंग सरफेस नॉर्मली इज कॉल्ड फ्लक्स ऑन डेड सरफेस। ये 2012 के पेपर में आया था, शायद आपको लाइन दिख गया होगा, सही है ना। तो ये पेज नंबर 49 में ये डेफिनेशन लिखा हुआ था, टोटल नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस क्रॉसिंग अ सरफेस नॉर्मली। तो राइट आंसर था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये 2012 के पेपर में आया था। इसी तरीके से पेज नंबर 50 के ऊपर देखिएगा, पेज नंबर 50 पे, पेज नंबर 50 पे बिल्कुल लास्ट लाइन आप देखें, ये 2011 में आया था, जिसमें लिखा हुआ है 4 पॉइंट, द फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल इज 0, सही है। ये एमसीक्यूज बना था यहाँ से, फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, जब एंगल 0 पे। तो ये पॉइंट आपके पास, तो ये 2011 में, ये 2012 में बना था, और ये 2011 के पेपर में बना। अच्छा, इसी तरीके से पेज नंबर स्टूडेंट 52, पेज नंबर 52, सही है, पेज नंबर 52 के ऊपर गॉसेस लॉ का टॉपिक है। आप देख लें, गॉसेस लॉ के टॉपिक में बिल्कुल आखिरी लाइन देख लें, आखिरी लाइन गॉसेस लॉ के टॉपिक में बिल्कुल आखिरी नीचे वाली लाइन आप देखिएगा, सही है। यहाँ पे स्टूडेंट लिखा है, मैं पढ़ देता हूँ, सही है, क्या लिखा हुआ है, द टोटल, सही है, आउटवर्ड फ्लक्स ओवर द एनी क्लोज हाइपोथेटिकल सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो ये गॉसियन सरफेस जहां पे लिखा हुआ है ना, वो लाइन को मिस कर दिया, यही ऑप्शन बना दिया। मतलब ये पूरा कहां तक लिखा हुआ था, जहां तक स्टूडेंट लिखा हुआ है डिवाइडेड इनटू परमिटिव, अगले पेज में आके 53 तक ये पूरी लाइनें लिखी हुई थी, सिर्फ गॉसियन सरफेस, कॉल्ड गॉसियन सरफेस है ना, उस जगह को छोड़ दिया था, सही है। देखो मैंने गॉसियन सरफेस पे डबल मार्किंग की हुई है, वो जगह ब्लैंक था, और उसी को हमारा राइट ऑप्शन वही बना था, सही है। तो ये पेज नंबर आपके पास क्या है, 52 के ऊपर है, और ये 2015 डॉय इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंस में आया था, 2015 में। टू 2015 के पेपर में आया था ये। देखिए डेफिनेशन आप बहुत सारे नोट से डिफरेंट पढ़ रहे होते हैं, लेकिन बच्चों हमें बुक की जो वर्डिंग है ना वो देखना है, क्योंकि बाजू का बहुत सारे डेफिनेशन बुक में डिफरेंट अंदाज में लिखा होता है, फिर हमें उसको समझना होता है। तो आप पढ़ें, अगर कोई मसला हो तो आप मुझे मैसेंजर पे, मैं डॉक्टर सिंह के पेज पे हूँ, सही, आप मैसेंजर से मैसेज भी कर देंगे तो मैं आपको समझा दूंगा उस लाइन को, और डिस्क्रिप्शन पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पेज नंबर 58 पे देखेंगे,
58 पे, पेज नंबर 58 पे देखिएगा बेटा, ये आपको लाइन दिख रहा होगा पेज नंबर 58 पे। सही है, पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 के ऊपर लिखा हुआ है जो हमारे पास पैराग्राफ है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट इज, ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ था और हमारा ये जो पहला लाइन पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इसी को छोड़ दिया था, यही राइट आंसर था। पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन है, देखें आपको दिख रहा होगा ये। सही है, ये पेज नंबर आपके पास क्या है 58। सही है, और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन किया गया है, ये 2013 एनटीएस के पेपर में आया था, ये 13 के पेपर में आया। सही है, 2013 के पेपर में आया था ये। इसके बाद पेज नंबर 66 पे हम आएंगे। पेज नंबर 66, ये देखें पेज नंबर 66 में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर के बारे में सवाल बनाया है। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, पेज नंबर 66 में प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर दिख रहा है। अब देखें इसके बारे में बता रहा हूं क्या लिखा हुआ है। द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सही है, इज बेस फैक्टर, यहां से ये पूरी लाइनें लिखी हुई थी, ये पूरा पैराग्राफ मतलब जहां पे लिखा हुआ है द चार्ज इन इट तक, तीसरे लाइन में द चार्ज इन इट तक निशान लगाएं, ये भी 2011 के पेपर में आया था। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा होता है इफेक्टिव चार्ज इन इट। अच्छा, इसी तरीके से एक सवाल 2019 के अंदर आया जो कि स्टूडेंट इस फॉर्मूले से था, मैं इसको समझा देता हूं। ये जो हमारा फॉर्मूला है इसमें जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का उस पॉइंट से पूछा गया है, तो मैं इसको समझा देता हूं। देखो यहाँ पे हमें पता है कि इस फॉर्मूले से दिख रहा है, ये 2019 के पेपर में आया था, 2019 लास्ट ईयर का सवाल है। इस पॉइंट से जैसे कि हमें पता है ना सी का फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी है, तो हमें पता है सी और डी आपस में क्या है, इनवर्स है। तो इसमें कहा कि डिस्टेंस को अगर 1/3 कर दें तो कैपेसिटेंस कितना होगा। सवाल ये था कि डिस्टेंस को 1/3 कर दें कैपेसिटेंस क्या होगा, मुझे आंसर दे, मैं देख रहा हूं कौन आंसर बताए। ये 2019 में सवाल बना कि डिस्टेंस को 1/3 कर दें। हाँ 3C स्टूडेंट राइट आंसर आ गया है, 3C, वेरी गुड, 3 टाइम्स बढ़ जाएगा। राइट आंसर 3 टाइम्स लिखा हुआ था, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ था देखिएगा आप, पेपर अगर आपका 2019 का हो 3 टाइम्स, वेरी गुड बेटा, क्योंकि डिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के क्या है, इनवर्स हैं, इसलिए आपके पास यहाँ पे 3 टाइम्स का रिलेशन होगा। अच्छा, एक सवाल और था इसी टॉपिक से, इसी टॉपिक से एक सवाल और 2010 में बना। जैसे कि स्टूडेंट लास्ट टाइम हम लोगों ने फॉर्मूला प्रूव करते वक्त कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला, एक तो ये वाला हमने भी पढ़ा था पैरेलल प्लेट में, फिर हमने सी डैश का फॉर्मूला एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी भी पढ़ लिया था, और हमारे पास सी डैश का फॉर्मूला डाइलेक्ट्रिक टाइम्स कैपेसिटेंस भी हमने ड्राइव किया था लास्ट टाइम, लास्ट क्लास में आपको याद हो। एक सवाल स्टूडेंट आपके पास 2010 एनटीएस में बना, 10 में उन्होंने कहा कि अगर डाइलेक्ट्रिक को हाफ कर दें, सही मतलब डाइलेक्ट्रिक को हाफ कर दें तो कैपेसिटेंस कितना होगा, आंसर बताइएगा। कहा डाइलेक्ट्रिक को आधा कर दें, पहले जो कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है उसके मुकाबले में उसको आधा कर दें, तो उस कंडीशन में क्या वैल्यू हो जाएंगी, हाफ हो जाएगा बेटा, कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगा, हाफ। तो ऐसे सवाल काफी बनते हैं इस टॉपिक से, तो यहाँ पे इस कंडीशन में ये भी हाफ हो जाएगा, तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू भी हाफ हो जाएंगी इस तरीके से। अच्छा, अब हमारे पास पेज नंबर 71 पर आइएगा आप, पेज नंबर 71, सही है, पेज नंबर 71 पे
पेज नंबर 71 पे एग्जाम्पल है 12.12। पेज नंबर सही है 71 के ऊपर एग्जाम्पल है 12.12। ये 2012 के पेपर में आया था। अच्छा, इसमें सिर्फ यहां तक पूछा था जहां तक निशान लगा हुआ देखें 2 माइक्रोफैरेड। मैंने ये सवाल करवाया भी आप लोगों को, देख लें। बस कहा कि ये दो कैपेसिटर देखो, टू कैपेसिटर C1 एंड C2 आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस 90 वोल्ट डीसी सप्लाई। देख लें, ये सवाल मैंने कराया था। सही है। कैलकुलेट द, यहाँ पे चार्ज नहीं पूछा है, सिर्फ कह रहे हैं कैलकुलेट द फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस। चेंज कर दिया सवाल को, 2012 में आया ये, मतलब पेज नंबर 71 पे एग्जाम्पल को, सही है, इन्होंने हाफ करके पूछा, मतलब सिर्फ 2 माइक्रोफैरेड इसका इक्विवेलेंट। 2012 डॉ.यूनिवर्सिटी के पेपर में 12.12 एग्जाम्पल को इन्होंने क्या कहा कि सिर्फ सीरीज में ज्वाइंट हुआ है, इक्विवेलेंट बता दें, तो मतलब 2 माइक्रोफैरेड। एक कैपेसिटर 3 था और एक कैपेसिटर की वैल्यू 6 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 और 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा 18/9 और 2 माइक्रोफैरेड तक यहां तक पूछा। ये देख लें, टोटल कैपेसिटेंस पूछा था इसका 2012 में। अच्छा, ये पॉइंट वो थे जो अब तक स्टूडेंट इस चैप्टर से पेपर में जो सवालात आए हुए हैं वो हमारे पास इस तरीके से ये क्वेश्चन है। फर्दर स्टूडेंट हम कुछ और भी पॉइंट इसमें डिस्कस कर लेते हैं। वैसे मैंने बहुत सारे सवाल पहले भी आपको इस चैप्टर के हवाले से करवा दिया है। फर्दर स्टूडेंट हमें इसके और क्वेश्चन मिल जाएगा, सही है। और अभी मेरे ख्याल से इसके हवाले से हमने काफी बातें कर ली हैं। अब किसी को कोई सवाल पूछना है तो वो सही है मुझसे सवाल पूछे, फिर मैं आगे चलूंगा। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको एक बात बता दूं, 2009 से एनटीएस का एग्जाम स्टार्ट हुआ, 2009 से, 2009 से, और ये 2019 तक अब तक हो चुका है, सही है। मैं स्टूडेंट आपको बताना चाहूंगा इन तमाम ईयर में मैक्सिमम क्वेश्चन बुक से। अब मैं आपके सामने पेपर रखकर डिफरेंट चैप्टर में दिखा दूंगा, किसी चैप्टर से बहुत ज्यादा आया हुआ है, किसी चैप्टर से बहुत कम आया हुआ है, लेकिन बुक से है मैक्सिमम एक तादाद है। आप कुछ पढ़ें या ना पढ़ें, पहला काम बुक जरूर पढ़ें। मेरी ये, मैं हमेशा आपको ही कहूंगा, सर नजमी भी आपको ये कहते हैं, सही है। मेरा तकरीबन 16 साल का एक्सपीरियंस है, सही है, एमकेट को पढ़ाते हुए, सही है। तो उसमें मैं आपको बताऊं कि मैंने जो देखा है कि बच्चे जो बुक कर रहे होते हैं उनका मैक्सिमम क्वेश्चन निकल रहा होता है। तो ये फर्दर इधर उधर के क्वेश्चन होंगे वो भी आप कर लेंगे, जब आपका बुक क्लियर होगा तो इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। तो पहला काम बुक पढ़ें, सही है। दूसरा काम आप क्लास के लेक्चर को नोट करें, फिर हमारे जो टेस्ट पेपर होंगे या प्रैक्टिस पेपर जो होगा उन तमाम क्वेश्चन को आपने सॉल्व करना है, सही है। तो ये आप इस तरीके से करिएगा। अभी जिनको क्वेश्चन पूछना होगा हम उस क्वेश्चन पे बात करते हैं। अच्छा बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बुक की जो है ना, जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया है उसकी मैं पीडीएफ फॉर्म जो है वो मैं अपने तौर पर निशान लगाकर बता देता हूँ। बाकी कोई अपने तौर पर भी और भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ ले। जो मुझे इंपॉर्टेंट लाइन लगते हैं वो लाइंस मैं आपको मार्क करके दे दूंगा, सही है। वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन के अंदर मैं पीडीएफ जो है वो फेसबुक के जरिए या जैसे आप बोलिएगा उसके जरिए मैं, सही है, ये जो हमारे डॉक्टर सिंह का पेज है 2020 उसके ऊपर मैं इस पेजेस को पिक्चर लेकर भेज दूंगा। 2010 वाला रिपीट कर दें। 2010 में जो क्वेश्चन यहाँ पे है इसकी बात कर रहे हैं। देखो बेटा, इसमें आपके पास कहा यह गया कि कैपेसिटर में डाइलेक्ट्रिक को हाफ कर दें, तो कैपेसिटेंस कितना होगा उसको पुट कर लें। डाइलेक्ट्रिक को हाफ कर दिया तो क्या होगा, ये 1/2 हाफ हो जाएगा। अगर हम डाइलेक्ट्रिक को हाफ करेंगे तो कैपेसिटेंस भी हमारे पास क्या हो जाएंगी, हाफ हो जाएंगे, सही है। ये रिपीट कर दिया 2010 वाला। और इसी तरीके से क्या सवाल है, बेटा पास पेपर आप कह रहे हैं कि मार्केट में मिल जाएगा, तो पास पेपर स्टूडेंट मैक्सिमम जो हम क्लास में क्वेश्चन कराते हैं उसमें पास पेपर के क्वेश्चन काफी होते हैं। इसके अलावा आप पास पेपर आपको सेंटर से मिलेगा, जब आप डॉक्टर से में आपकी क्लासेस अगर होंगी तो यहाँ पे पास पेपर आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है।
या फर्दर जो भी सिलसिला होगा पास पेपर आपको मिल जाएगा, कोई इतने मसले वाली बात नहीं है, आप मैं दे दूंगा आपको, आप टेंशन नहीं लें। अच्छा, फिजिक्स के हवाले से जो पास पेपर होगा आप मुझसे ले लीजिएगा। 2019 में जो पूछा गया था उसमें पूछा गया था कि डिस्टेंस को हाफ करें तो कैपेसिटेंस क्या होगा। तो ये पेज नंबर जो है आप कह रहे हैं किस पेज नंबर पे ये पॉइंट है, तो मैं इसको भी क्लियर कर देता हूँ। ये पेज नंबर आपके पास है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर 68 के ऊपर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के फॉर्मूले हैं, यहां से कॉन्सेप्ट पूछा गया। पैरेलल ये तो ऐसी क्वेश्चन था जिसमें इस टाइप की बातें पूछी गई हैं। देखें, ओके स्टूडेंट, मेरे ख्याल से बातें क्लियर हो गई होंगी। देखें 2019 वाले को मैं रिपीट कर देता हूं, सही है। इसमें डिस्टेंस और आप देखें डिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्स हैं बेटा। आपको खुद दिख रहा है कि ये डिस्टेंस और कैपेसिटेंस एक दूसरे के क्या हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर मैं डिस्टेंस को सही है 1/3 करूं तो ये कैपेसिटेंस 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाए। मेरे ख्याल से आपके मसले हल हो गए होंगे। हम आगे इसके ऊपर और भी बातें करते हैं और पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं इसी के ऊपर, सही है। आप सही है, इसको देख लें एक दफा। देखिएगा, इस चैप्टर में मैंने जितने पेपर करवाए हैं इनको एक दफा फिर से दिखा दें ताकि इनमें कुछ रह गया होगा तो हम देख लेंगे। बेटा ये चैप्टर हो गया है। अब मैं इनमें से जो पेपर मैंने करवाए थे उसको मैं एक दफा दिखा रहा हूँ। अगर इसमें कोई सवाल में प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे पूछिएगा। हाँ, बात करें। क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल, मोहम्मद अब्दुल मोइज है बेटा, बोले। सर मैं सुन, हाँ जी जी बेटा, सर जी सर मैं ये सुन रहा हूँ। पेज हाँ हाँ, नंबर सर ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर सर इसको थोड़ा सा वो कर दे सर। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को मैं बता देता हूँ, चले देख लें प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में। अच्छा, ये मैं तमाम पेपर जो है ना दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, इसमें से कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा तो बताइएगा अगर रहता हो। हाँ, ये पहला वाला दिखाएं। नहीं नहीं ये नहीं, हाँ ये भी दिखाएं, ये पहला दिखाएं। बेटा मैं प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर भी बता देता हूँ। मैं पेपर एक शेयर कर रहा हूँ, इसमें देखिएगा एक लास्ट क्वेश्चन 9 होगा, शायद ये मैंने नहीं करवाया है। ये भी एनटीएस के पेपर में आया था, स्क्रीन शेयर कर दिया। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 9, ये हम लोगों ने नहीं किया था। 9 का आंसर कौन बताएगा जल्दी? ये भी एनटीएस के पेपर में आया था। कह रहे हैं 2 कैपेसिटर of capacitance C1 and C2 connected in parallel, सही है, if a charge Q to the assemble it shared ratio of charge on capacitor C1 C2 is given by, कौन बताएगा इसका राइट आंसर? ये एनटीएस के पेपर में आया था 2000 मेरे ख्याल से 10 में या 11 के पेपर में आया था ये। ऑप्शन ए कह रहे हैं राइट है, लाइबा ने कहा है गुड सबसे पहले कहा, फिर उसके बाद फबीहा ने कहा है राइट है, आरिफ ने भी कहा है। वेरी गुड बेटा, ए राइट आंसर है। हम देख लेते हैं कैसे। ए इसका राइट आंसर है, ए इसका राइट आंसर है। देखें सही, इसका ए राइट आंसर है। कैसे है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, सही है। देखो आपके पास इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 9 था, इस क्वेश्चन नंबर 9 में कहा ये जा रहा है 9 के अंदर, सही, क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कह रहे हैं इफ 2 कैपेसिटर सही कनेक्टेड इन
पैरेलल। दो कैपेसिटर C1 एंड C2 है, दोनों को कैसे कनेक्ट किया आपने? पैरेलल कनेक्ट कर दिया C1 और C2 को। भाई वर्डिंग में लिखा हुआ, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। सही कह रहे हैं, दो कैपेसिटर है C1 एंड C2, दोनों को पैरेलल ज्वाइन किया। फिर कह रहे हैं इफ अ चार्ज Q, एक चार्ज Q है वो इनको दिया जा रहा है। भाई वोल्टेज सेम होता है लेकिन चार्ज डिफरेंट होता है पैरेलल में। तो ये चार्ज ये शेयर करेगा, यहाँ पे Q1 आएगा तो यहाँ पे कितना आएगा? Q2। लेकिन Q के पैरेलल है तो वोल्टेज क्या होगा? कांस्टेंट। तो Q का फॉर्मूला CV होता है, Q का फॉर्मूला CV होता है। V कांस्टेंट है तो Q प्रोपोर्शनल C होगा, तो Q1 अपॉन Q2 क्या होगा? C1 अपॉन C2। इसलिए ऑप्शन ए राइट है। फिर से एक दफा सवाल आप पढ़िएगा, सवाल दिखाइएगा इनको, जिनको समझ में नहीं आया वो सवाल एक दफा देख लें। मैं दिखा रहा हूं बेटा क्वेश्चन एक दफा, एक मिनट जल्दी। क्वेश्चन नंबर 9 को एक दफा फिर से पढ़ लें आप और फिर इस आंसर को देखिएगा। 9 को एक दफा फिर से पढ़ लें। जल्दी। उसके बाद अगर किसी का कोई सवाल है तो सवाल इस पे करिएगा, इसी क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। कोई आंसर है? चले हटा दें पेपर, मैं फिर से एक दफा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डन सर, ओके। तो मैं एक दफा फिर से हाँ मैं बता देता हूँ, एक दफा फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ बेटा, मैं एक दफा फिर से रिपीट करूंगा। सवाल अगर आप लोगों ने पढ़ लिया, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। बच्चों देखें, क्वेश्चन में कहा है C1 C2 को दोनों को हमने पैरेलल लगाया हुआ है। हम Q चार्ज दे रहे हैं, चार्ज शेयर करेगा, इधर भी जाएगा इधर भी जाएगा। और पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम, मतलब कांस्टेंट। तो Q और C आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल। तो कह रहे हैं रेशो बता दें, चार्ज का रेशो बता दें। तो Q1 अपॉन Q2 क्या होगा? C1 अपॉन C2, सामने सामने लिखेगा। इसलिए मैंने डिवाइड में लिखा है क्योंकि उन्होंने रेशो पूछा है ना। तो Q1 के सामने C1 और Q2 के सामने Q2। सही है, Q2 के सामने C2, इसलिए आपके पास इस तरीके से होगा। अच्छा, अब आप लोगों ने पूछा था कि प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर जो है वो, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर को समझा दें। देखिए प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर क्या होता है ये देखिएगा। प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर हमारे पास ये है कि Q बराबर है CV के, तो C बराबर है Q अपॉन V के, ये है। तो भाई C और V आपस में क्या है? इनवर्स है। तो इसको रिड्यूस करेंगे ना तो ये इंक्रीज होगा। तो ग्रेजुअली इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर में यही पॉइंट लिखा हुआ है कि द प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर बेस्ड ऑन फैक्ट दैट पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर, सही है, इज ग्रेजुअली रिड्यूस। पोटेंशियल को रिड्यूस करोगे कैपेसिटेंस अप होगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। पढ़ लें उस लाइन को, पेज नंबर 66 पे। सही है, ओके। अच्छा, और पेपर दिखा दें, इनमें कोई रह गया होगा तो वो बता देंगे तो उसको सॉल्व करा दूंगा। पेपर बेटा, पेपर मैं दिखा रहा हूं, अगर कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रहा होगा तो फिर आप बताइएगा कि सर एक 9 रहता था मेरे हिसाब से, वो मैंने करवा दिया। अब आगे वो दूसरा वाला पेपर दिखा दे। जिनके पास ये सब पेपर पहले आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा तो फिर ले लीजिएगा। वैसे इन सब पेपर को एक जगह कंपाइल करके बेटा मैं आपको स्टूडेंट PDF फॉर्म पे भी दे दूंगा स्टूडेंट। ये भी देख लें, ये भी हम लोगों ने कर लिया था। आगे इसके बाद दिखाएं।
बेटा बुक के प्रॉब्लम्स हमें नहीं सॉल्व करना, बुक की एग्जाम्पल में चंद ऐसे एग्जाम्पल है जिनको नहीं करना, मैं मार्क करके दूंगा कि कौन वाली एग्जाम्पल करनी है। कुछ एग्जाम्पल ऐसे बहुत बड़े हैं उसको नहीं करना है, सही है। वरीशा पूछ रही है कि बुक के न्यूमेरिकल वगैरह में तो एक्सरसाइज के तो हम नहीं करेंगे, हम एग्जाम्पल करेंगे, लेकिन उसमें भी कुछ आपके पास जो है वो छोड़ देना है। जैसे कि अभी मैं कुछ बता देता हूं आपको, जैसे कि स्टूडेंट मैं मार्क करवा रहा हूं एग्जाम्पल में से कौन कौन से करने हैं वो मार्किंग कर लें आप, हटा दो ये, लिखे बेटा। पेज नंबर 69 पे 12.11, ये इंपॉर्टेंट है, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूं कौन कौन से करना है। पेज नंबर 69 पे 12.11, इसके अलावा मैं बुक मार्किंग में भी बताऊंगा। उसके बाद पेज नंबर 64 के ऊपर, पेज नंबर 64 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 12.10, और उससे ऊपर एक कन्वर्जन दिया हुआ है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 10 की पावर -19। पेज नंबर 64 पे देखिएगा, जिनके पास बुक है पेज नंबर 64 पे देखें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर है 1.6 10 की पावर -19 के, ये भी। और इसके नीचे जो कन्वर्जन आप नीचे जो क्वेश्चन है 12.10, फिर पेज नंबर 63 12.9, फिर उसके बाद पेज नंबर 61 12.8। अच्छा एक बात याद रखिएगा, जो 12.8 में क्वेश्चन है, 12.8 में जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं फाइंड द वेलोसिटी, सही है, वेलोसिटी बताना है इलेक्ट्रॉन की। अच्छा आप बताएं स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? 3 × 10⁸ होता है जी, 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के 110 होते हैं, सही है, 110 होते हैं। पहले एक बात याद रखिएगा कि हम सबको पता है, हम सबको पता है, मार्कर, हम सबको पता है कि देखें स्पीड ऑफ लाइट कितना है, 3 × 10⁸ है, इसका 110 मतलब 10 से डिवाइड कर लें तो वो 3 × 10 क्या आएगा 7। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड होती है वो 10⁷ में है, तो कभी भी इलेक्ट्रॉन की स्पीड कैलकुलेट करने बोले आप कैलकुलेशन नहीं कीजिएगा, जिसके ऑप्शन में 10⁷ उसको ले लें, आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी के पास बहुत टाइम आया होगा पेपर में तो ऐसा नहीं होगा कि सारे ऑप्शन में इस वाले नंबर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता, 10 की पावर की इंपॉर्टेंस होती है। जिसमें 10⁷ है उसको राइट आंसर लीजिएगा, देखो पीछे जो आंसर दिया हुआ 10⁷ में होगा, है जी। मेरे ख्याल से बातें समझ में आ गई तो डन कर दें इस बात को। पेज नंबर 61 पे जो एग्जाम्पल 12.8 बताया है, ओके थैंक यू। अच्छा अब आगे देखिएगा पेज नंबर 61 में 12.7, सही स्टूडेंट, मैंने ये कहा कि स्पीड ऑफ लाइट, कह रहे रिपीट कर दें तो मैं ये बता दे रहा हूं कि स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ में होते हैं, उसका 110 हिस्सा, मतलब उसको 10 से अगर डिवाइड कर दें तो 10 की पावर क्या होगा 7 में। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि हर किसी को ये बात पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ लाइट 10⁸ में होते हैं, तो स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁷ में होते हैं। तो कभी भी किसी भी टॉपिक में, चाहे वो चैप्टर 14 में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछे, चाहे आपके पास चैप्टर 12 में पूछे, किसी भी में इलेक्ट्रॉन की स्पीड पूछे ना, आप 10⁷ वाला जो ऑप्शन होगा वही। अब आप कहेंगे सर एक से ज्यादा 10⁷ में हो, तो कभी भी नहीं होगा। जैसे अगर किसी के जहन में कि सर ऐसा ऑप्शन क्या लिखा हुआ हो सकता है, जैसे ए में लिखा 1.7 10⁷, बी में लिखा 2.7 10⁷, तो सब स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सारे स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, कोई एक 10⁷ में होगा, बाकी ऐसे होंगे कि 1.7 10⁸, सही है, 3.6 10⁹, तो एक ही 10⁷ में होगा, वही वाला राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन की स्पीड 10⁷ में होता है, जो 10⁷ वाला होगा वही राइट आंसर लीजिएगा, बस इस बात को याद रखिएगा। अच्छा इसके बाद पेज नंबर
ये बेटा पेज नंबर 47, 12.5, 12.6 और पेज नंबर 44 में 12.3। बस इसके अलावा 12.1 और 12.2 करने की जरूरत नहीं है, नहीं कह रहा हूं मैं, कैंसिल। ओके, बाकी स्टूडेंट मैं और भी बुक में मार्क करके इसको बता दूंगा। आप एक दफा इन सब एग्जाम्पल को सॉल्व करें, जिनकी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होगा आप फिर स्टूडेंट मुझसे पूछ लीजिएगा। अब जिसके पास जो भी क्वेश्चन करना चाह रहा है ना, वो हैंड रेस करें, मैं उनसे बात करूंगा। सही है, अब लिख कर नहीं करें। अब आप, मैं आपसे बात कर रहा हूं, माइक अनम्यूट करूंगा। जी जल्दी कोई जिससे कुछ पूछना है, मैं माइक अनम्यूट करूंगा बेटा। 10 मिनट है ना? कोई नहीं, सबको बातें क्लियर हो गई? अगर सबने पॉइंट क्लियर हो गया सबका तो डन कर दें, फिर हम आगे चलेंगे। वरना अगर बात करना चाह रहे हैं तो माइक आप हैंड रेस कीजिएगा, हम यहाँ से माइक अनम्यूट करेंगे। लास्ट 3 एग्जाम्पल क्या बताया था? डन तो कर दिया। लास्ट 3 एग्जाम्पल पेज नंबर 44 में 12.3 बताया था और पेज नंबर 47 में 12.5, 12.6। तो ये चैप्टर स्टूडेंट यहाँ पे एंड हुआ। अब आपने एक दफा इसको बुक से सॉल्व करना है, बुक को पढ़ना है। बुक में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और दूसरी बात बेटा मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर आप सही है, आपको बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे डॉक्टर सिंह के पेज में मैं भी हूँ, आप मुझे मैसेंजर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, मैं उस पर भी रिप्लाई दे दूंगा। ओके और भी शीट दिखा दें, क्वेश्चन 7 बता दूंगा। इसके बाद वाला दिखाएं बेटा, मैं पेपर और भी आगे दिखा रहा हूं। क्वेश्चन 2 और 7 था, 7 कह रहे हैं, बता दे। इसके आगे वाला नहीं, सर और आगे रहे वो जो मैंने उस दिन दिया था आपको, कहीं और रखा है? स्किम लिखा है, मैं ऐसे समझा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन 7 एक मैं करवाया था जिसमें न्यूक्लियस का मसला था, वो पूछ रहे हैं, कह रहे हैं रिपीट कर दे, तो मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन 7 बेटा मैंने जब टॉपिक पढ़ाया था तो एक क्वेश्चन था डायग्राम वाला, जिसके अंदर आपने 7 क्वेश्चन में इस तरीके से एक न्यूक्लियस दिया हुआ था आपके पास 197, 79, ये न्यूक्लियस था। इस न्यूक्लियस में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बता दें। सही, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी बताने के लिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर होता है। तो ये पढ़ा था, हम सबको पता है कि Q n E के बराबर होता है। E इज एलिमेंट्री चार्ज 1.6 10 टू द पावर -19 होता है। तो n आपके पास क्या होगा? जो नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, इतनी प्रोटॉन होते हैं इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसी चीज को हम कहेंगे n। क्या था? 79 E अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर के, ये था। सही है, ये क्वेश्चन नंबर 7 आपने कहा रिपीट करने, मैंने कर दिया। सही है, अब देख लो इसको। ओके थैंक यू। एक हैंड रेस हुआ, वैन से बात करा दे लाइबा से। लाइबा नाम है सर अस्सलाम वालेकुम। आसाम जी बेटा। सर मुझे ना वो प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर आपने समझाया था, वो आपने जो पॉइंट समझाया वो तो क्लियर हो गया, लेकिन मतलब आगे उसके एक और लाइन लिखी है वो समझ नहीं आ रही। किस वाले लाइन की बात कर रही है?
सर जैसे अभी लिखा है ना, प्रिंसिपल ऑफ अ कैपेसिटर इज बेस्ड ऑन द उसके फैक्ट दैट द आगे वाली लाइन पोटेंशियल बता दूं, चलो मैं उसकी आगे बाय, वाली लाइन, सर ये वाला मतलब इज ग्रेटली रिड्यूस्ड विदाउट अफेक्टिंग द चार्ज इन इट, ये समझ नहीं आ रहा। बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे तो कैपेसिटेंस, मैं इसको बता देता हूँ, चलो मैं देख लेता हूँ लाइन सर आगे किस तरह, मतलब किस तरह वोल्टेज को ड्रॉप करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी? बेसिकली देखिए स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चार्ज कैसे होता है, चार्ज के लिए जरूरी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे। जैसे होता है ना हमारे जहन में कि भाई एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करके भी चार्ज होता है। जैसे सोडियम जो होता है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा होता है, तो लॉस करके पॉजिटिव चार्ज बना लेता है, चार्ज हो गया ही है। क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके जो है वो चार्ज होता है। तो दोनों केसेस में होता है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एक कैपेसिटर को, अगर जैसे दो कैपेसिटर आपके पास, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, तो अगर मैं नेगेटिव वाले को ग्राउंड कर दूं, नेगेटिव वाले को मैं ग्राउंड कर दूं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव ग्राउंड में जाएगा, तो पोटेंशियल यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉप होगा, तो कैपेसिटेंस क्या होंगे, इंक्रीज। क्योंकि बेसिकली चार्ज करने का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को अनबैलेंस कर देना, मतलब नेगेटिविटी या तो इंक्रीज हो जाए, पॉजिटिविटी कम हो जाए, या पॉजिटिविटी इंक्रीज हो जाए, नेगेटिविटी कम हो जाए, तो इसको बैलेंस आउट करने का मतलब होता है चार्ज होना। तो इसलिए ये आगे जो, हाँ, कैपेसिटर में हमारे पास ये जो चार्ज आप शो कर रहे हैं ये पहले से ही स्टोर्ड होंगे ना, फिर उसके बाद हम वोल्टेज से कनेक्ट करेंगे? बेसिकली कैपेसिटर में हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटेंस इतनी है, मतलब इतना चार्ज ये रख सकता है, सही है। वो स्टार्ट फ्रॉम तो जीरो होता है, फिर उसके बाद हम उसको चार्ज करते हैं, सही है, सही है, ये कंडीशन आपके पास होता है। और मैंने इसकी एग्जांपल इस केमिस्ट्री के जरिए भी बताया है कि चार्ज का मतलब क्या होता है, कि बैलेंस को आउट कर देना, सही है बेटा। ओके सर। ओके, थैंक यू। इसके बाद देखिएगा कौन है, सर बस बोल मुझे ये बेटा। क्वेश्चन जी पूछना है कि जी Q इज बोले। इक्वल्स एन ई के अंदर हमेशा हम n को जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ही लेंगे? देखो बेटा, ये नंबर ऑफ प्रोटॉन भी होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। जितना प्रोटॉन होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन होता है ना न्यूक्लियस में, तो इसलिए हम इसको नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन कहेंगे, सही है। जैसे सोडियम है जी, 23 और 11 है, तो यही प्रोटॉन है, यही इलेक्ट्रॉन है, और इसी को एन कहेंगे हम, सर लेकिन सही है। अगर Q इक्वल्स टू एन ई ले रहे हैं तो उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी है, तो अगर हम n उसको ले लेंगे तो डबल नहीं हो जाएगा नंबर? आपको मैंने क्वांटाइज थ्योरी पढ़ाया था कि क्यू एन ई के बराबर क्यों होते हैं, क्योंकि एक मटेरियल से अगर एक चार्ज निकलेगा तो ई की वैल्यू 1.6 10 की पावर -19 होते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। अगर दो निकल गया तो हम क्या करेंगे, क्यू 2 सही ई है। के बराबर होता था, याद करो। तो अगर एन निकले, हमें नहीं पता कितना है, तो एन ही हो जाता था, बताया था ना ये सही करंट इलेक्ट्रिसिटी में, थैंक सही यू। है। ओके, हो गया होगा मेरे ख्याल से सब। और है बताएं, क्या हाथ दिया सर मेरा हानिया सर जी। मेरा सर मेरा सवाल ये था कि हमारे जो सीलिंग फैंस के अंदर कैपेसिटर होता है तो उसका फंक्शन क्या होता है उनके अंदर? अगर कैपेसिटर को हम सीरीज में, नहीं, मैंने कहा कि जैसे हमारे फैंस के अंदर भी तो कैपेसिटर होता है। कैपेसिटर होता है, वो बेसिकली किसी सिस्टम को स्मूथ करता है, हम फैन में कैपेसिटर लगाते हैं, सही है। अब जैसे पहले बाइक होता था पॉइंट वाला, अब होता है CDI, C4 कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर का काम क्या होता है, सिस्टम को स्मूथ करना। देखें आप, क्या है कि एक किसी सिस्टम को हम पॉजिटिव और नेगेटिव से बैटरी के ज्वाइन किए हुए, अब यहाँ से ये चार्ज जा रहा है, बैटरी अगर कहीं से भी डिस्टर्ब होगा, अगर कोई करंट नहीं दे रहा होगा, तो वो सिस्टम जो है वो रुक रहा होगा। तो जब हम कैपेसिटर लगा देते हैं ना, तो कैपेसिटर पहले से चार्ज स्टोर कर लेता है, सही। अगर पीछे से कोई ब्रेक आ रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल लाइन डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, तो कैपेसिटर के पास जो चार्ज है वो आगे सप्लाई देता रहता है, वो सिस्टम को स्मूथ करता है, सही है। तो यही वजह होता है, कैपेसिटर क्या करता है, किसी भी सिस्टम को स्मूथ कर रहा होता है, पहले से चार्ज स्टोर होते हैं, पीछे से अगर कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है एक लम्हे के लिए, तो उस वक्त तक वो कैपेसिटर संभाल रहा होता है सिस्टम को, सही है। ठीक है ओके, जी। और देखें क्या है ना, जी बोलें। सर आपने 12.10 एग्जाम्पल नंबर जो 12.10 मार्क करवाई थी, उसके बाद आपने जो पॉइंट्स मार्क करवाए वो आप रिपीट कर सकते हैं, वो ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन मैं, अच्छा मैं एग्जाम्पल को एक दफा रिपीट कर दूं कि कौन कौन सा है। अच्छा मैं यहाँ से स्टूडेंट
बता देता हूँ, चले 12.10 तक हुआ था आपका। जी अच्छा, जी 10 के बाद जो है वो आप आ जाएं 12.10 के बाद पेज नंबर 64 के ऊपर 12.10 था, सही है। उसके बाद आपने पेज नंबर 63 पे 12.9 भी है, और उसके बाद 61 पे 7 और 8, और उसके बाद आपने सही है पेज नंबर स्टूडेंट आना है 47 पे, इसमें 12.5 है और 12.6 है, और पेज नंबर 44 पे 12.3 है, सही है बस। ओके थैंक यू। थैंक बस यू इसके अलावा नहीं कीजिएगा, 1 और 2 नहीं करिएगा, 1 और 2 जो है वो एमसीक्यूज नहीं बन सकता, बहुत लंबा सवाल है। बस स्टूडेंट आज हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में हम यहाँ से बात करेंगे। ओके अल्लाह हाफिज। 10 मिनट बाद आपकी दूसरी क्लास होगी अभी। ओके अल्लाह हाफिज।